एक पाइप फिटिंग करने वाला मजदूर हथियारों का तस्कर निकला है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अजमेर जीआरपी के ने आरोपी को रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग के साथ पकड़ा। इस तस्करी के तार मध्य प्रदेश से जुड़े मिले हैं। आरोपी नवाब अली पहले मजदूरी करता था। एक बार हथियारों के लेन देन में उसे 20,000 रुपए मिले। इतनी कमाई देखकर उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया और फिर देखते ही देखते तस्करी के दलदल में ये फंसता चला गया। अजमेर से हमारे सहयोगी पवन अटारिया की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पाइप फिटिंग से पिस्टल तस्करी तक, पहली कमाई और बदल गई दुनिया। मध्य प्रदेश से राजस्थान में हथियारों की तस्करी। मजदूर कैसे बन गया अपराधी। ये कहानी किसी बड़े गैंगस्टर की नहीं बल्कि उस आदमी की है जो कल तक घर घर पानी की पाइप फिटिंग करता था और आज अवैध पिस्टलों की तस्करी के आरोप में जीआरपी के हिरासत में है। बाड़मेर निवासी नवाब अली, नाम साधारण और काम भी साधारण, लेकिन पहली आसान कमाई ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पूछताछ में ये बात सामने आया है कि पहली बार हथियार तस्करी के बदले उसे करीब 20,000 रुपए मिले। वही रकम उसकी मेहनत से कमाई गई महीनों की मजदूरी से कहीं ज्यादा थी। बस यहीं से रास्ता बदल गया। पाइप, रिंच और प्लास से निकलकर वो देसी पिस्टल और कारतूस की दुनिया में उतर गया। धीरे धीरे नवाब मध्य प्रदेश से राजस्थान तक हथियार सप्लाई करने वाला एक कड़ी बनता चला गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्त में आया हुआ बाड़मेर निवासी नवाब अली है। पहले पानी की पाइप फिटिंग का काम ये करता था। जब इसे रुपए की लालच हुई और इसको पता पड़ा हथियार तस्करी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो इसने हथियार तस्करी का काम शुरू किया, मगर ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक बार ये हथियार तस्करी कर चुका और हथियार तस्कर ने इसको 20,000 रुपए दे दिए। जब 20,000 रुपए इसकी आंखों के सामने आए तो इसकी आंखें चौंधिया गई और इसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। आज ये बड़ी संख्या में 5 पिस्टल, 1 और 4, 5 पिस्टल ये तस्करी करके इंदौर से जोधपुर ले जा रहा था। जहीं जीआरपी एसपी के निर्देशन में जो सघन अभियान चल रहा है उर्स को देखते हुए उसमें डीवाईएसपी जीआरपी अरविंद कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद और जो अन्य स्टाफ है उनकी अहम भूमिका रही। 25 दिसंबर 2025 को जीआरपी अजमेर को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक मध्य प्रदेश की तरफ से ट्रेन के जरिए अजमेर आ रहे हैं जिनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। सूचना पर रेलवे स्टेशन अजमेर पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रॉली बैग के साथ घूम रहे संदिग्ध नवाब अली को रोका गया। तलाशी में उसके कब्जे से 4 देसी पिस्टल, मैगजीन समेत कुल 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि उसके साथ मौजूद एक नाबालिग के पास से एक देसी पिस्टल मिली। ये कल जो है हमारे थाना स्टाफ डीएसटी टीम को इत्तला मिली थी। इत्तला ये थी कि कोई 2 व्यक्ति नए हथियार जो है वो अजमेर उतरने वाले हैं और यहाँ से जोधपुर जाने की फिराक में है। इस पर जो है जो भी अजमेर आने वाली ट्रेन थी उनकी सघन चेकिंग की गई तो ये रेलवे यार्ड के पास इन 2 व्यक्तियों को जो है वो गिरफ्तार और निरुद्ध कर लिया गया था और इनके कब्जे से ये 5 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए गए थे। हथियारों के संबंध में पूछताछ करने पर नवाब अली कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी अब ये पता लगाने में जुटी है कि नवाब को हथियार किसने सप्लाई किए और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था। जांच के दौरान एक और सख्त सच्चाई सामने आई है। अजमेर अब सिर्फ दरगाह और पर्यटन का शहर नहीं बचा है बल्कि अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में रिकॉर्ड उठाए तो तस्वीर साफ दिखती है। 4 अप्रैल नसीराबाद में हुई गिरफ्तारी। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। 4 मई हरिभाव उपाध्याय नगर थाना में पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियारों के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में कुख्यात अपराधी भूपेंद्र खरा भी शामिल है। 5 मई कृष्णगंज में पिस्टल के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 9 मई माधवनगर में कार्रवाई की गई। 12 मई पुष्कर में 3 पिस्टल 4 कारतूस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा के अवैध हथियार पकड़े हैं। सवाल ये है कि ये हथियार आते कहां से हैं और जाते किन हाथों में हैं। फिलहाल हथियार तस्कर नवाब अली जीआरपी पुलिस की 5 दिनों की रिमांड पर है। पूछताछ जारी है।
जीआरपी डिप्टी अरविंद कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि हथियारों की खेप कहां से लाई गई, किसके इशारे पर हुई और किसे सप्लाई होनी थी। प्रथम दृष्टया जो इससे अनुसंधान हुआ है उससे यही सामने आया कि ये पहले पाइप फिटिंग का काम करता था और वर्तमान में जो है ये जो है इसकी इंदौर से जोधपुर सप्लाई के बदले कुछ पैसों के बदले जो है इसने ये काम शुरू कर दिया था। इसने पूछताछ में ये भी बताया कि इससे पहले भी एक बार ये इसकी सप्लाई कर चुका है। जीआरपी और जिला पुलिस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, लेकिन हर गिरफ्तारी के साथ सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि अगला सवाल खड़ा हो जाता है। अगर एक पाइप फिटिंग करने वाला युवक इतनी आसानी से हथियार तस्कर बन सकता है, तो गलती सिर्फ उसकी है या फिर उस सिस्टम की भी है जो ऐसी पहली कमाई को इतना आसान बना देता है। जांच में सामने आया कि अजमेर अवैध हथियारों का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। फिलहाल नवाब अली 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और जीआरपी पूछताछ में जुटी है कि हथियार कहां से आए और किसे सप्लाई होने थे। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। देश में नया कानून लागू होते ही पुलिस को अब नई शक्ति मिल गई है। हम बात कर रहे हैं नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की, जिसमें दर्ज होंगी अपराधियों की पूरी क्राइम कुंडली, अपराधियों पर कहां-कहां केस दर्ज हैं और इसके साथ उसके बायोलॉजिकल जानकारी, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट, फोटो, रेटिना स्कैन, डीएनए जैसी पूरी जानकारियां दर्ज होंगी। कहीं भी अपराध होने पर बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए कैसे आसान होगा, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों की क्राइम कुंडली का रिकॉर्ड। ऐप में होगा बदमाशों का बायोडेटा। एक क्लिक में खुल जाएगा कच्चा चिट्ठा। देश में नया कानून लागू हो गया है। नए कानून के तहत अब गिरफ्तार अपराधियों की फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ब्यूरो तमाम जानकारी रखेगी और अब सिर्फ एक क्लिक में अपराधी का पूरा बायोडेटा पुलिस के सामने आ जाएगा। नए कानून के अनुसार अब गिरफ्तार हुए बदमाशों की कई जानकारी नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से दी जा रही है। इस सिस्टम में फिंगर इम्प्रेशन, हथेली प्रिंट इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस और रेटिना स्कैन, डीएनए, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग सहित ह्यूमन बिहेवियर भी शामिल किया गया है। अच्छी खबर यह है कि राजस्थान पुलिस ऑनलाइन हुए अपराधियों के डेटा होने से बदमाशों को जल्द पकड़ रही है। राजस्थान में अगर अपराधी हाईटेक हुए हैं तो उनसे एक कदम और ज्यादा हाईटेक हुई है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस का अब फोकस है नफीस ऐप, यानी कि नेशनल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। इस ऐप के माध्यम से राजस्थान पुलिस जितने भी अपराधियों को पकड़ रही है उनके फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, हथेली प्रिंट, उनके रेटिना, उनके डीएनए, उनके साइन और उनकी फोटो इस ऐप में रखी जा रही है, ताकि इसके रिकॉर्ड जो है वो एनसीआरबी में भेजा जाए, ताकि पूरे देश की पुलिस इसको देख सके। अभी फिलहाल ये जो व्यवस्था है वो एसपी कार्यालयों में है, लेकिन जल्द इसको सभी थानों तक लेकर जाया जाएगा। आपको एक केस के माध्यम से समझाते हैं कि इस ऐप के माध्यम से पुलिस को कितनी सहूलियत होती है। अपराधियों का रिकॉर्ड होने के कारण चित्रकूट में एक अपराधी तुरंत कैसे पकड़ा गया, आपको बताते हैं। चित्रकूट थाना इलाके में चोरी की वारदात हुई। घर से लाखों के जेवरात और कैश चोरी हुए। फिंगरप्रिंट टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट उठाए। टीम ने फिंगरप्रिंट को NAFIS में अपलोड किया। फिंगरप्रिंट उत्तर प्रदेश के इटावा में रहने वाले अभिषेक का निकला, जिस पर साल 2022 में एक FIR दर्ज हुई थी। उस दौरान यूपी पुलिस ने आरोपी का फिंगरप्रिंट लिया था, जिसके बाद चित्रकूट थाना पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस प्रकार झालावाड़ में भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से डकैती की वारदात का खुलासा हुआ। प्रतापगढ़ में भी चोरी, लूट, डकैती की वारदात का इसी तरह से खुलासा किया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने फिंगरप्रिंट की सहायता से डकैती की वारदात का खुलासा किया और बदमाशों को पकड़ा।
ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिसमें नफीस ऐप फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपराधी सेकंडों में पकड़ में आए हैं, जिसमें चित्रकूट, जयपुर में चित्रकूट चोरी की वारदातें, जब फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने वो फिंगरप्रिंट लिए और जब उसको उस ऐप में डाला तो उस चोर के पूरा जो रिकॉर्ड है वो आ गया। फिर उसने पुलिस ने उसको आसानी से उसके एड्रेस पर जाकर उसको दबिश मारकर पकड़ लिया। झालावाड़ में भी इसी तरह से हुआ और राजस्थान में कई सारे चोरी, लूट, डकैती के केस हुए जहां पर पुलिस ने पकड़ा है। नए कानून के बाद से प्रदेश पुलिस गिरफ्तार हर अपराधी का रिकॉर्ड एकत्रित कर रही है। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में कुल गिरफ्तार अपराधियों का रिकॉर्ड बन चुका है 78.35% का फिंगर इम्प्रेशन, हथेली प्रिंट इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस और रेटिना स्कैन पुलिस लेकर उसे राष्ट्रीय डेटाबेस में अपलोड कर चुकी है। इस डेटाबेस के माध्यम से ये अपराधी देश में कहीं भी अपराध करेंगे तो पुलिस बहुत कम समय में इन लोगों को डिटेन कर लेगी। इनकी पहचान किसी भी प्रकार से छिपाई नहीं जा सकती। इनके फोटो, वीडियो, आईडी सभी ऑनलाइन किसी भी राज्य में देखी जा सकती है। वर्तमान में ये सुविधा एसपी कार्यालय में है और जल्द ही सभी प्रदेश के थानों में शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि अपराधियों की पहचान बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 के तहत की जाती है। इस कानून में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी के शरीर के निशानों की स्वीकृति दी गई है। इस कानून के तहत 1 साल या उससे अधिक जेल होने पर ही क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिए जाते हैं। अब केंद्र सरकार दशकों पुराने कानून को खत्म कर नया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन कानून लाई है, जिसमें गिरफ्तार आरोपी के पुलिस फिंगरप्रिंट समेत फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, जिसमें हस्ताक्षर, लिखावट या अन्य जांच करने का अधिकार दिया गया है। जाहिर है अब अपराधी देश के किसी भी कोने में छिप जाए, पुलिस से नहीं बच सकेगा। घटना स्थल पर भी फिंगरप्रिंट से तुरंत अपराधी की पहचान हो पाएगी। राजस्थान में तेजी से लागू किया जा रहा है ये कानून। हर पकड़े गए अपराधियों का रिकॉर्ड इस ऐप में रखा जा रहा है। अब पुलिस का फोकस इस ऐप पर है और इस ऐप के माध्यम से अब माना जा सकता है कि अपराधियों को पकड़ना बेहद इजी टास्क हो जाएगा पुलिस के लिए। इसलिए पुलिस जिस भी अपराधी को पकड़ रही है उसका रिकॉर्ड नफीस ऐप में डाल रही है। यानी कि अब राजस्थान में अपराधियों की खैर नहीं और उनसे अधिक शातिर हो गई है हमारी राजस्थान पुलिस। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में साइबर ठगी गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी सीकर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंटरस्टेट साइबर ठगी के इस गैंग में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसे ठगे जाते थे। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट देकर वो लोगों का भरोसा जीत लेते थे और फिर उसी भरोसे पर लोग लाखों रुपए का दांव खेलते थे और फिर अंत में सारे पैसे ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाते थे। इसके अलावा एक और अहम जानकारी निकलकर यह भी सामने आई है कि ट्रांजैक्शन के लिए आम लोगों के आधार कार्ड और पैन का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब हम और आप जैसे लोगों का आधार कार्ड धोखे से ये लेते थे और फिर उसका इस्तेमाल साइबर अपराध में करना, ये उनका काम था। इसलिए आप भी किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। ऑनलाइन ठगी का इंटरस्टेट गैंग, गेमिंग के नाम पर ठग लिए करोड़ों रुपए। शिकंजे में साइबर गिरोह के 5 आरोपी। कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में लोग लगातार साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला ऑनलाइन गेमिंग के जरिए की जा रही ठगी से जुड़ा है, जिसका मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं। शुरुआती जांच में ही करीब 3 करोड़ रुपए के लेन देन की पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस को आशंका है कि ठगी की राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी पहले लोगों को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जोड़ते थे। शुरुआत में 40 से 50 हजार रुपए तक की छोटी छोटी जीत दिखाकर लोगों का भरोसा जीत लिया जाता था। जब भरोसा जम जाता था तब उनसे बड़े दांव लगवाए जाते थे। जैसे ही बड़ी रकम लगाई जाती थी, तकनीकी तरीके से गेम में हार दिखाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली जाती थी। हजारों रुपए जीतने के लालच में लोग लाखों रुपए गंवा बैठते थे। गिरोह सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग तक सीमित नहीं था। आरोपी सरकारी योजनाओं, निजी और सरकारी लोन दिलाने का भी झांसा देते थे। इसी के बहाने लोगों से उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड के दस्तावेज हासिल कर लिए जाते थे। बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता था।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ठगी के मामले सामने आए हैं। दलालों के माध्यम से अकाउंट की खरीदारी की जाती थी। इन खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही खातों में ठगी की रकम आती थी, खाता होल्ड होने से पहले ही पूरी राशि निकाल ली जाती थी। सिर्फ कुछ महीनों में ही करोड़ों रुपए का लेन देन का खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा 19 दिसंबर 2025 को तब हुआ जब एक युवक ने उमरी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि वो दर्शन के लिए खाटू श्याम गया था, जहां उसकी मुलाकात ठगों से हुई। आरोपियों ने उसे सरकारी और प्राइवेट लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और उसके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम, आधार और पैन कार्ड की प्रतियां ले ली। बाद में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के भी दस्तावेज लिए। लोन नहीं मिलने पर जब खातों की जांच की गई तो लाखों रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के मार्गदर्शन में उमरी, नया गांव और बरोही थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 20 दिसंबर 2025 को गोहत चौराहा थाना क्षेत्र के छिमका गांव के पास घेराबंदी की गई और आरोपियों को एक कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ठगी के लगभग 3 करोड़ रुपए के लेन देन की पुष्टि हुई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके नेटवर्क और इससे जुड़े बैंक खातों की गहन जांच कर रही है। इस कार्यवाही में 10 लाख रुपए कीमत की आर्टिगा कार, 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 सिम कार्ड, 1 कार्ड रीडर, 4 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड, 2 चेक बुक और 1 पासबुक जब्त किया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि पैसों के लालच में आकर किसी को भी अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, आधार या पैन कार्ड न दे। अनजान लोगों के कहने पर अपने खातों से लेन देन न करें। सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमाने के झांसे में बिल्कुल न आए। ये अपने व्यक्तियों को सिलेक्ट करते थे, अलग अलग राज्यों में उनके अकाउंट रुपयों का लालच देकर लेते थे किराए पर, और उसमें साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेम, अन्य संबंधित पैसों का ट्रांजेक्शन करते थे और निकाल लेते थे। इसमें हमने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक जिला स्तरीय टीम ने इसको एक अंतर्राज्यीय गेम जिसमें 5 आरोपियों का अभी तक हमने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की और लगभग 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन अभी पाया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी उमरी और साइबर टीम भिंड का विशेष योगदान रहा। यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारे देश को विविधताओं से भरा देश कहा जाता है, जहां कई राज्य, कई भाषाएं, कई तरह के खाने और पहनावे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों की छोटी मानसिकता की वजह से अपने ही देश में कई लोगों को परायेपन का एहसास कराया जाता है। नस्लीय टिप्पणियां की जाती हैं और सबसे ज्यादा भेदभाव झेलते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग। ऐसा ही एक मामला सामने आया है देहरादून में, जहां त्रिपुरा के एक छात्र पर पहले नस्लीय टिप्पणी की गई और उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चल रहे थे मोमो, चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके, और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। सराहना किया समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। ये पूरा उसका गला का जो हड्डी है पूरा तोड़ दिया और इधर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा इंजरी हो गया। मतलब दर्दनाक मौत हुआ उसका, बहुत पेन था। मैं तो था उसका जो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था, मैं गया था, 10 दिन रहा मैं उसके साथ। के आधार पर नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा है। ये कब तक चलेगा? हम लोग सरकार से यही मांग है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अभी ये नया भारत है, जिस हमारा सरकार से यही मांग है कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो ऐसा कभी बंद नहीं होगा। हम लोग हमेशा इस तरह से भेदभाव होता आ रहा है, तो हम लोग कब तक सह ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द है।
वो टीस जो न जाने कितने सालों से इनके मन में दबी हुई है। वो भेदभाव जो नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ही देश में झेल रहे हैं। एक दर्दनाक घटना हुई है उत्तराखंड के देहरादून में, जहां नस्लीय टिप्पणी से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंची और त्रिपुरा के एक छात्र को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। 24 साल का एंजल चकमा अब इस दुनिया में नहीं है। त्रिपुरा का रहने वाला एंजल चकमा देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी का छात्र था। घटना 9 दिसंबर की है। शाम 6 से 7 बजे के बीच देहरादून के सिलाकुई इलाके में एंजल चकमा और उसका छोटा भाई माइकल चकमा किराना सामान खरीदने निकले थे। इसी दौरान शराब के नशे में धुत कुछ स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां की और शारीरिक रूप रंग पर अपमानजनक बातें कही। जब दोनों ने इसका विरोध किया तो हालात हिंसक हो गए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि माइकल को सिर पर भारी चोट पहुंचाई गई और एंजल को गले और पेट में चाकू मारा गया। एंजल को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन शुक्रवार को लंबे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। दोनों भाई बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। उन लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चला रहे थे मोमो चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके, और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। उन लोग तो नहीं बोल रहे, तो शर्माते हैं वो लोग। फिर इन लोग ने जस्ट बोला था हम लोग को क्यों बोल रहे हो भैया ऐसा करके, वहाँ पर ही मार दिया छोटा भाई को। फिर छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई गया, उसको 6 लोग ने मिलके पूरा मार दिया। उसका गला, ये जो उसका गला जो है, गला में मारा, जो ये पहनते क्या बोल रहे कराना क्या समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। चाइनीज़ या फिर मोमो या फिर चिंकी करके कहा गया। और जब इन दोनों भाई में जो बड़े भाई हैं एंजल चकमा, उन्होंने इसकी विरोधिता की, तब उनके ऊपर हमला किया गया। उनके छोटे भाई को भी मारा गया और एंजल चकमा को स्टेप किया गया, छुरी से उनको मारा गया, चाकू से वार किया गया उनके ऊपर। शनिवार को एंजल का पार्थिव शरीर दिल्ली होते हुए अगरतला लाया गया, जहां परिवारजन, यूथ त्रिपुरा फेडरेशन और टीआईएसएफ के नेता मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोगों ने एयरपोर्ट पर एंजल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव को नंदनगर में घर ले जाया गया। वहां भी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। फिर अंतिम संस्कार के लिए एंजल को उसके मूल गांव उनाकोटी जिले ले जाया गया। इस अमानवीय हमले ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़ित परिवार ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन लोगों को जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो ऐसा कभी बंद नहीं होगा। ये हम लोग हमेशा इस तरह से भेदभाव होता आ रहा है, तो हम लोग कब तक सहन नहीं। पूरे उत्तर पूर्व में ये घटना को लेके बहुत ही आक्रोश है। सोशल मीडिया में लोग बार बार इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं और ये मांग रख रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार है कि ये जो दोषी हैं इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में देहरादून पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, सुमित, आयुष बड़ौनी है। लेकिन एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच निकला है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। विवेचना के दौरान इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 जो थे विधिक विवादित किशोर थे, उनको बाल न्यायालय में पेश किया गया और बाल न्यायालय में पेश करने के बाद उनको सुधार गृह भेज दिया गया है। बाकी 3 लोगों को जो है माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये घटना उत्तराखंड में हुई, इसलिए इस हत्या के मामले को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार नहीं है। सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। त्रिपुरा में छात्र संगठनों ने भी इस घटना को नस्लीय भेदभाव का गंभीर मामला बताते हुए केंद्र सरकार से उत्तर पूर्व के युवाओं के खिलाफ देश में फैले नस्लीय उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिए।